हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी प्रैक्टिस का सेट आपका पहला होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि पल पल के वीडियो का अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग यह बात करने वाले हैं यह पेडागोजी किस किस चीज़ों के लिए आपको उपयोगी। तो आपका CG टेट, सी टेट, UP टेट या ऑल कोई भी टेट एग्ज़ाम्स हो। इसके अलावा शिक्षक भर्ती, KVS, नवोदय, DSSB या ऐसी कोई भी एग्ज़ाम जो बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट आपका इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका इस प्रैक्टिस सेट में क्या है। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, एक लक्ष्य के रूप में समानता, इसके लिए अपनाई गई रणनीतियों ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया है। तो पहला है आपका, किसी भी लिंग संबंधी संदर्भ के ग्रंथों को बेअसर करना। दूसरा, लड़कियों महिलाओं के साथ भेदभाव का संवेदनशील चित्रण। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। क्योंकि आप देखो किसी भी लिंग संबंधी, अगर हम समानता की बात करें तो केवल मेल फीमेल को समानता थोड़ी चाहिए, तो जो थर्ड जेंडर या अदर जेंडर उनको भी तो समानता चाहिए। ठीक है, या यहाँ पे लड़की महिलाओं के इनको भी समानता चाहिए। तो ये देखेंगे आपके 1 और 2 दोनों के साथ सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। देखो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, जेंडर को मुख्य रूप से खाली स्थान देखा गया है। खाली स्थान क्या है, डैश क्या है, कि केवल एक लड़कियों और महिलाओं के संबंध में एक जैविक श्रेणी, बायोलॉजिकल कैटेगरी के रूप में देखा गया है। दूसरा आप देखेंगे एक अलग श्रेणी के रूप में अन्य मुद्दों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे कि समान सुविधाओं के प्रावधान के संदर्भ में। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे लड़कियों और महिलाओं की केवल जैविक श्रेणी के रूप में नहीं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि अन्य मुद्दों, ठीक, कि महिलाएं और पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर भी तो होती हैं। अगला देखोगे आप, समान सुविधाओं के प्रावधान, तो सभी को समान सुविधाएं चाहिए, तो जेंडर केवल इन चीज़ों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आप देखेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेडागोजी में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट्स, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में 75 क्वेश्चन में जितने स्टेटमेंट हैं उन सभी स्टेटमेंट को लिया जाता है। आप अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में इस तरीके का आंसर लिया गया होगा। जो क्वेश्चन का आंसर लिया जा चुका है ऐसे मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा है वह आपको बताना है। तो पहला आपका, विकास कभी भी एक पैटर्न का अनुसरण नहीं करता। तो यह बात सही है, विकास हमेशा एक पैटर्न का अनुसरण नहीं करता। ठीक है, यह बात सही है, बिल्कुल नहीं। विकास के लिए एक पैटर्न बनाया गया बेटा। विकास का एक पैटर्न क्या है, आप देखोगे कि सबसे पहले आपका स्टेप बाय स्टेप, जैसे सबसे पहले बात करें तो सेंसरी मोटर, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर आप एडल्टहुड की ओर जाएंगे। तो ये एक पैटर्न को यह फॉलो करता है। तो पहला तो आपका यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखें तो सेकेंड है कि आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। बिल्कुल, आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग विकास का स्थिति हो सकता है यह सिद्धांत। तीसरा आप देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत, यह भी बिल्कुल होगा। चौथा, विकास समान से विशिष्ट की ओर, तो जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाता है। तो ये आपके सही हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड, थर्ड एंड 4, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सोच का उपकरण है। सोच का उपकरण कौन सा है वह आपको बताना है। तो माइंड मैप, तो यह सोच करेगा ही। अगर मैप देखेगा, माइंड मैप है तो दिमाग जरूर लगाएगा, थिंकिंग करेगा। दूसरा है संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट, CORT, और तीसरा है अवधारणाएं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 4 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही तीनों माइंड से संबंधित है, थिंकिंग से संबंधित है। इसी के साथ हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्या है कि बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग न करने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग जो है, जो बच्चा घर में अपना सीखता है, वह भाषा अगर यूज नहीं किया जा रहा है, प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसके में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहला है अलगाव, एलिनेशन, ठीक है, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर क्लास में आप देखोगे, अगर वो मदर टंग नहीं यूज कर पा रहा है, केवल किसी एक भाषा पे फोकस किया जा रहा है, तो डिफरेंट भाषा के बच्चे क्लास में होते हैं, तो वो सबसे अलग महसूस करने लग जाएगा। दूसरा हो जाएगा गैर भागीदारी। अगर आप केवल एक लैंग्वेज को पार्टिसिपेट यहाँ पे कराएंगे या मदर टंग का यूज नहीं करने देंगे, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो भागीदारी भी नहीं लेगा। और तीसरा है बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट। बिल्कुल, अगर इस तरीके का अलगाव होगा तो बच्चा वहाँ से अपने आप को अलग रखने लगेगा तो बाहर हो जाएगा, इस प्रकार से वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो तीनों ही जो समस्याएं हैं यह उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इस प्रकार से तीनों ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, इस वीडियो को नहीं किए हैं, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अंत में आप यह जरूर कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर बनाए, आपका तैयारी कैसे चल रहा है। साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और भी कई सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आऊँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का आपको PDF मिल जाएगा। दोस्तों आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप हमारे इस PDF को लोड कर सकते हो, वहाँ से आप प्राप्त कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामने आप देखेंगे, सक्रियात्मक मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। सक्रियात्मक, ऑपरेंट मॉडल, ठीक है, तो ऑपरेंट मॉडल किससे संबंधित था। जॉर्ज पोलियो, बिल्कुल भी नहीं। जीन पियाजे, ये संज्ञानात्मक का है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जॉन बी वॉटसन, इनका भी नहीं है। तो बचा क्या आपका BF स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी होती है। शिक्षक को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए या क्या निभानी होती है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। देखिए आप देखेंगे, हाँ, इंटरएक्टिव भूमिका, परिप्रेक्ष्य भूमिका, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि केवल एक, केवल दो, या 1, 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी क्या है, ना तो एक ना तो एक, ये बी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों होगा। इंटरएक्टिव भूमिका का भी निभाना होगा, दूसरा पर्सपेक्टिव भूमिका भी निभाना होगा। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आप यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि वे कौन से विभिन्न कार्य हैं जिन्हें श्रोता सुनते समय पूरा करते हैं। तो पहला है सुनो और अनुमान लगाओ, दूसरा सुनिए और गले लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे गले लगाइए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा आपका रटना होगा, रटन को दिया जाता है। मतलब सुनिए और उसे रट जाइए, घोल कर पी जाइए बोला जाए यहाँ पे, ठीक है। सुनो और अनुमान, कौन से विभिन्न कार्य जिन्हें श्रोता सुनते समय पूरा करते हैं। तो जैसे ही कोई सुनने वाला होगा, सुनेगा और उसके अनुसार से अनुमान लगाना चालू कर देगा, कोई भी कुछ बोलते हैं। दूसरा सुनिए और रट लगाइए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कार्य वो करता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा, केवल मैं, यहाँ पे लिखा गया, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट होगा जो आई मैं ट्रांसलेट में हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप डी में देखेंगे जो सही देखने को मिलेगा आपको, ओनली 1, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉन बी वाटसन की मूल अवधारणा है। अभी ऊपर में आया था आपको जॉन बी वाटसन, BF स्किनर, ठीक है। इसी प्रकार से सारे वैज्ञानिकों के नाम भी आएंगे, उससे संबंधित जो नियम है वो भी हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो आपका प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ आप तो इसकी जो थ्योरी है वो भी चीज़ें समझते जाएंगे यहीं पर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे फर्स्ट है पर्यावरणवाद, सेकेंड है भावनाओं का अध्ययन, और थर्ड है व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग देखें, अब यहाँ पे क्यों तीनों हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप समझेंगे। देखिए पर्यावरणवाद तो उन्होंने दिया, तो व्यवहारिक जो अनुप्रयोग है कहाँ है, पर्यावरण में ही है। भावना आप अपना कहाँ व्यक्त कर सकते हैं, यह भी पर्यावरण में। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन जरूर देखने को, लेकिन आंसर इसका सिंपल सा होगा।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य है, बताना है आपको। ठीक है, तो पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बिल्कुल सही है कि पाठ्यक्रम में यदि पर्यावरण लाया गया है तो उसके बारे में जो जागरूकता है वह बच्चे में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित, बिल्कुल सही। प्रकृति, समाज और संस्कृति के बीच में क्या संबंध है वह जब समझेगा बच्चा तभी तो पर्यावरण का रक्षा करेगा, बिल्कुल सही है। थर्ड की बात करें कि ये विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना, बिल्कुल। यदि वो प्राकृतिक वातावरण के संबंध में बच्चा जिज्ञासा जितना ज़्यादा उत्पन्न करेगा वो उतना रचनात्मक होगा, तो सही है, ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मानदंड कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों से मिलते हैं। इनमें से कौन सा मानदंड है जो कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो पहला है संरचित पूर्ण स्ट्रक्चरल फुल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। दूसरा गुणात्मक अंतर तो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, और थर्ड है अपरिवर्तनीय अनुक्रम तो इवेरिएशन सीक्वेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11th का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में शामिल है। समस्या का समाधान करने में इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो शामिल है। तो अभी तक आप देखे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो आल टू आल मतलब उपरोक्त सारे चीज़ों को, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा पार्ट है जिसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं सारे ऑप्शन ही सही होते हैं लेकिन सबसे अच्छा कौन सा सही है आपको देखना होता है। ठीक है, अपनी सोच यूज करना होता है। तो आप देखेंगे सारे ऑप्शन सही होते हैं तो मैक्सिमम 75 क्वेश्चन में आपको देखेगा कि ऑल ऑफ एबव, ऊपर के सारे उपयुक्त सभी होते हैं आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में शामिल है। तो तुलना करना, बिल्कुल एक दूसरे का तुलना करके आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, इसके साथ निष्कर्ष निकालते हैं। तो किसी भी चीज़ का आप निष्कर्ष निकाल करके उसका समस्या को बता सकते हैं कि ये समाधान होगा या नहीं होगा, जो भी अंत में बता सकते हैं आप। चौथा, वस्तुओं और डेटा का वर्गीकरण। अगर आपको 5 प्रकार के डेटा दे दिए जाए, उन डेटा को आप डिवाइड करोगे, वर्गीकरण करोगे तो बिल्कुल आप उससे भी समस्या का समाधान कर पाओगे। और चौथा है परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करके। किसी एक प्रयोग को आप दे दिया जाए या किसी एक मैटर को दे दिया जाए, बार बार प्रयोग करोगे तो उसके रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। इस प्रकार से यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विभिन्न भाषाओं में व्यंजन की संख्या 8 से 10 से खाली स्थान तक भिन्न होती है। ठीक है, तो कई भाषाओं में आपको व्यंजन की संख्या बताना है, 8 से 10 से कितने तक होते हैं या आपको बताना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 से 50 होती है, 40 to 50 होती है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण और अधिगम में समस्याएं हैं। गणित के शिक्षण और अधिगम में क्या समस्या है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है क्रूड मूल्यांकन, क्रूड असेसमेंट, यह मूल्यांकन सही है या गलत है। ठीक है, ठीक है, तो ये समस्या है। किसी पे यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो एकदम क्रूड करोगे तो यह तो गलत बात है, तो बिल्कुल ये एक समस्या है आपका। दूसरा है ब्याज की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर बच्चा इंटरेस्ट में कमी कर रही है तो बिल्कुल यह एक समस्या है। तीसरा है अपर्याप्त शिक्षक तैयारी, यदि शिक्षक है उसकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं है और वह टीचिंग करा रहा है या असेसमेंट करा रहा है तो यह भी एक समस्या है। तो आप देखोगे कि ये तीनों ही समस्या हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक संदर्भ का उदाहरण है। आगमनात्मक इंडक्टिव टीचिंग की बात हो रही है। ठीक है, और इंडक्टिव टीचिंग क्या होता है आपका, एग्जाम्पल टू, हाँ एग्जाम्पल से किधर जाते हैं,
रूल की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल टू रूल होता है आपका इंडक्टिव टीचिंग। वही डिडक्टिव की बात करें तो वह रूल टू एग्जाम्पल हो जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे सारे ऑप्शंस को। पहला है, जब हम एक डायरी छोड़ते हैं तो वह नीचे गिरती है। आप ऊपर से डायरी छोड़ोगे, नीचे गिर रही है, तो पहले आप उसको एग्जाम्पल बता रहे हो, ठीक है, बाद में आप नियम बताओगे। दूसरा, ढलान से पानी बहता है, पहले आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल बता रहे हो कि हम ढलान से पानी डालते हैं तो नीचे जा रहा है, पहले आप एग्जाम्पल करके दिखा रहे हो उनको। तीसरा, पौधे का फूल पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, ऊपर से पौधे का फूल भी नीचे गिरता है, तो यह भी एग्जाम्पल है। तो तीनों आपके आगमनात्मक का उदाहरण हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3 तीनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 आपके सामने आप देखेंगे, कर या भागीदारी से सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्व शिक्षा और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग बाय डूइंग पार्टिसिपेंट ऑफ करेक्ट, ठीक है। तो करके सीखने की बात यहाँ पे बोली जा रही है, पार्टिसिपेट करके, डूइंग करके, आप करके सीखने की यहाँ पे बात की जा रही है। यह स्व शिक्षा और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। यदि आप करोगे और सीखोगे तो आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा बिल्कुल मिलेगा आपका, ठीक है। यही दूसरी हम लोग देखें, बात करें तो यह वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने का वास्तविक अनुभव है। यदि आप किसी चीज़ को करके सीख रहे हो तो वास्तव में जीवन में क्या हो रहा है उसको भी आप समझोगे, बिल्कुल सही है। थर्ड की बात करें, यह किसी समस्या को हल करने के लिए वस्तुओं में हेर फेर करने के व्यावहारिक कार्य के साथ सोच और तर्क के संयोजन का एक तरीका है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। चलिए, तो ये आज के कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। कल के क्लास में या कल जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो स्टेटमेंट से न रह करके हम उसमें ऑप्शनल पे ध्यान देंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको एक डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेगा और एग्जाम में किस तरीके को आपको स्ट्रेटजी लगाना, यदि आपको पता भी नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, यदि आपको पता है उसका आंसर तो बहुत अच्छा, आप टिक लगाएंगे, लेकिन यदि आपको आंसर पता नहीं है तो आपको देखना है कि उस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारे स्टेटमेंट को एक ही में ले रहा है, वही आंसर आपका सेकेंड हो जाए, मतलब सही हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन हम लोग 17 की बात करें कि लेव वाइगस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा विकासशील भाषा के कार्यों में प्रगति करता है? विकासशील भाषा के कार्यों में प्रगति करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, अहम केंद्रित वाक, सामाजिक वाक और आंतरिक वाक। तो यहाँ पे देखोगे आप, वाइगोस्की ने 3 प्रकार के भाषा के बारे में यहाँ पे बताया था। एक बताया था उन्होंने इनर स्पीच, दूसरा बताया था सोशल स्पीच और तीसरा बताया था इनर प्राइवेट स्पीच। तो ये पियाजे जी ने ईगोसेंट्रिज्म स्पीच की बात कही है, लेकिन उन्हीं को वाइगोस्की ने जब दिया है तो भाषा तो वही है, वाक वही है, लेकिन नाम इसका चेंज कर दिया था इन्होंने इनर प्राइवेट स्पीच। तो ये तीनों ही भाषाएँ होती हैं, तीनों ही वाक करता है बच्चा। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही सही होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है कि अधिगम केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, यह आपको बताना है। किसमें? अधिगम केंद्रित उपागम, ठीक है। इसके लिए आपको बताना है लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच की बात हो रही है, टीचिंग सेंटर्ड नहीं। लर्निंग सेंटर्ड मतलब आप देखोगे कि चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है, टीचर सेंटर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यह मूल रूप से शिक्षार्थी केंद्रित है, बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी केंद्रित है, ठीक है। लेकिन इसमें कक्षा की स्थिति में सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक भी शामिल होता है। अब यदि टीचर पढ़ा रहा है क्लास में तो वह भी बिल्कुल शामिल होगा यहाँ पे। दूसरी बात करें कि छात्रों को कौशल क्षेत्रों में योग्यता हासिल करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। यदि टीचर सेंटर्ड ना होकर के चाइल्ड सेंटर्ड है या फिर लर्निंग सेंटर्ड है तो बच्चा अपना यूज कर रहा है, अपना सेंटर यूज कर रहा है, तो वह कौशल और योग्यता बिल्कुल हासिल करेगा, प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड दोनों, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि आवास और आत्मसात के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है और यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप देखेंगे क्या पूछा है यहाँ पे। फर्स्ट अनुकूलन, सेकेंड संतुलन। यहाँ पे पूछा क्या है इसको आप समझेंगे। आवास और आत्मसात, आवास और आत्मसात मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहा है।
द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिकिंग ए बैलेंस बिटवीन एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। आप जब पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट आता है आपका एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आवास और आत्मसात, यहाँ पे आत्मसात कर रहा है, उसमें आत्मसात कर रहा है, संतुलन बनाने के बीच की प्रक्रिया क्या है, संतुलन ही है आपका, अनुकूलन नहीं। कोई भी चीज़ों को देखा अनुकूल कर लिया, अडेप्ट कर लिया, अडेप्टेशन कर लिया, ठीक है, लेकिन वह नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, संतुलन कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो केवल सेकेंड हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपको मिला कि 1 और 2, आप यहाँ पे दोनों ही आंसर नहीं ले सकते। मैं बोला था मैक्सिमम 75 क्वेश्चन में, लेकिन 100% सारे में नहीं। यदि आपको इसका पता नहीं होता तो यहाँ पे आप 1 और 2 दोनों मारते, तो चलिए यहाँ पे एक नेगलेक्ट कर सकते हैं। यदि 10 क्वेश्चन आए उसमें से 2 आपके गलत हो जाते, या 100 क्वेश्चन है तो आपके उसमें 5-10 गलत हो गए, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप ऐसे बिना तैयारी की करोगे तो इस तरीके की गलती होगी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ एबव आंसर मिलेगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के उपयोगों की सीमाएं हैं। केंद्रित शिक्षार्थी केंद्र, यहाँ पे भी वही चाइल्ड सेंटर पूछा गया, फिर से आप देखेंगे, ठीक है। तो सीमित समय के भीतर औसतन सभी छात्रों में उपलब्धि स्तर को बढ़ाना, ठीक है। इसके लिए ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो छात्रों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए पूरे वीडियो कंप्लीट हो गया, आप एक लाइक ज़रूर करें ताकि आपका मोटिवेशन मुझे मिल सके। एक कमेंट कर दें कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए। साथ ही आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिले, मैं आपके लिए और भी अच्छा प्रैक्टिस सेट या और भी कंटेंट लेकर के आ सकूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।